कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। हेलो आदित्य, काफ़ी नाम सुना है तुम्हारा। बात आज हुई है। ठीक है, महीने के बीच में। यार 1 मिनट होल्ड करना, मैं अपने असिस्टेंट से बात कर लूँ। फ़ोन हाथ में पकड़कर राहुल ने राज से पूछा। इस महीने में कोई टाइम है? ज़रा जल्दी देख कर बताओ, अगर नहीं है तो एक दिन निकाल लो, दोनों चलेंगे। राज ने कहा, है तो नहीं, ऐसा करते हैं कि ये जो जॉन के साथ मीटिंग है उसे अगले महीने सुबह कर देते हैं, फिर उस दिन चलते हैं। कहकर राज ने डायरी राहुल के आगे कर दी। राहुल आदित्य से बोला, हेलो, हाँ जी, देखो ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते मंगलवार को हम आते हैं। आप एड्रेस सेंड कर दो ना, बाकी मिलकर देखते हैं कि हम कोई हेल्प कर सकते हैं या नहीं, राहुल ने कहा। आदित्य बोला, जी बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो मैंने आपके बारे में कई आर्टिकल्स पढ़े हैं। मैं सोच रहा था कि आप घमंडी किस्म के होंगे, पर आप तो बिल्कुल उलट हैं। इतने बड़े बिजनेस टाइकून होते हुए भी इतने कूल हैं आप। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। दोस्तों में फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। तुम महेश के फ्रेंड हो तो मेरे भी फ्रेंड हो। सबकी मेरे बारे में ऐसी ही धारणा है। इवन मेरी वाइफ सिया भी पहले मुझे खड़ूस समझती थी। हो सकता है, पता नहीं। चलो कोई नहीं, अच्छा फिर मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आदित्य ने फ़ोन रखा तो उसने देखा कि एक कॉर्नर में महेश और वरुण धीमे धीमे लड़ रहे थे। आदित्य बोला, क्या हो गया तुम दोनों को? ये वरुण अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है। कह रहा था कि वो फ़ोन नहीं उठाएगा, अब पता चला कि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। महेश बोला, अच्छा बाबा, मैं मान गया तुझे, तू बहुत अच्छा है। तेरा दोस्त तो उससे भी अच्छा है, वरुण ने कहा। फिर उसने आदित्य से पूछा, क्या कहा उसने? वो कह रहा था अगले मंगलवार आएगा, आदित्य ने कहा। चलो ये भी ठीक है, पहले देख लेगा तो कुछ बताएगा ही। सच में ये इंडिया का नंबर 1 कंप्यूटर एक्सपर्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं है। अदालत को इसका फैसला मानना ही पड़ेगा। आज दिन में मूड खराब हो गया था, लेकिन फिर आस बंध गई है, वरुण बोला। थोड़ी देर चुप रहकर वरुण महेश से बोला, महेश सच में यार तूने तो कमाल कर दिया। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर केस जीत गया ना तो तुम्हें तुम्हारे ही रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा। प्रॉमिस? महेश बोला। तू केस तो जीता, पार्टी मैं दे दूंगा। आदित्य बोला, तुम दोनों ही छोड़ो, पार्टी तो मुझे देनी बनती है, मैं ही दे दूंगा। रीत कब से उन सब की बातें सुन रही थी, बोली, आप सब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सो पार्टी तो मैं करूंगी। आप लोगों ने जो करना था कर लिया। सभी पार्टी की प्लानिंग करने लगे। वरुण महेश को छेड़ते हुए बोला, यार रश्मि नहीं दिखती आजकल। वो तेरी जैसी वेहली थोड़ी है, वो स्टडी के लिए इंग्लैंड गई है। यार बड़ा धक्का लगा होगा उसे आदि की सगाई से। क्यों? उसे क्यों धक्का लगेगा? मेरी बात हुई थी उससे, वो कहती है कि आदि की खुशी में उसकी खुशी है। पर तेरी खुशी का क्या? यार मेरा क्या है, उसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ उसके लिए। अपना तो प्यार ऐसा ही है। मुझे ना ये प्यार ही समझ में नहीं आती। रश्मि आदि से प्यार करती है, पर उसने आदि की खुशी के लिए आदि को छोड़ दिया। फिर तू रश्मि को प्यार करता है तो उसकी खुशी के लिए उससे ही दूर रहा। उसे किसी और से प्यार करते देखकर खुश होते रहा। अब आदि और रीत को देख लो। आदि को खुद ही पता नहीं चला कि वो रीत से प्यार करता है। अब दीपक और अंजू दीदी दोनों एक दूसरे से ही लड़ते रहे, फिर प्यार हो गया। कैसा चल रहा है उनका? दीपक और अंजू का तो सबसे बड़ा सरप्राइज निकला, वरुण ने कहा। आदित्य और रीत उन दोनों को देख रहे थे। आदित्य ने उससे पूछा, रीत तुम मुझे कितना प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है, अचानक क्यों? रीत ने पूछा। यार चलो टाइम पास के लिए कुछ गाना बजाना करते हैं, एकदम से वरुण बोला। हाँ चलो, सब एक एक गाना सुनाओ, महेश बोला। पार्टी देने के लिए रीत कह रही थी तो पहला गाना भी रीत ही सुनाएगी, वरुण बोला। रीत ने आदित्य की तरफ देखा, उसने गाने के लिए इशारा किया। रीत ने आदित्य को देखते हुए गाना शुरू किया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गाना खत्म होते ही सब तालियां मारने लगे। वरुण बोला, रीत तुमने तो ओरिजिनल से भी बढ़िया गाया। रीत शर्मा गई और बोली, आप लोग यूं ही शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने तो आदित्य जी के कहने पर बस यूं ही गा दिया। जैसे छोटा सा बच्चा किसी से शर्मा कर माँ की गोद में छिप जाता है, ऐसे ही रीत आदित्य के पीछे खड़ी उसकी पीठ में अपना मुंह छुपाने लगी।
आदित्य ने धीरे से कहा, मैंने कुछ पूछा था, मुझे बताया नहीं तुमने। गाकर आपकी ही बात का तो जवाब दिया है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसकी बात सुनकर उसने उसका हाथ चूम लिया। अरे यार, हम सिंगल लोगों पर तरस करो, चल यार हम ही चलते हैं, वरुण ने मजाक करते हुए बोला। तुम लोग यहीं बैठो, हम ही चलते हैं, वैसे भी मेरी कंपनी में बहुत काम है, कहकर आदित्य और रीत उठकर चल दिए। लेकिन आदि, उस दिन राहुल को बुलाना कहाँ है? कंपनी में ही बिठा लेंगे या महेश के रेस्टोरेंट में, जहाँ कहो वहाँ मिल लेते हैं। नहीं यार, रेस्टोरेंट सेफ नहीं है, तेरी कंपनी ही ठीक रहेगी, महेश बोला। जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, आदित्य बोला। मंगलवार का दिन था। आज वो दिन था जब राहुल ने आना था। राहुल सुबह 11 बजे के करीब वहाँ पहुँच गया। आदित्य खुद उसे लेने नीचे आ गया था। महेश और वरुण उसके साथ थे। जब राहुल कार से उतरा तो चारों हिल गए। राहुल बहुत हैंडसम था। राहुल और आदित्य काका एक सा था और ये बताना मुश्किल था कि दोनों में से ज़्यादा हैंडसम कौन था। फिर भी आदित्य को एक बार राहुल से जलन हो गई। अब तक वो यहाँ पर सबसे हैंडसम था। राज भी राहुल के साथ था। महेश ने राज से धीरे से पूछा, क्या बात है, आज ये सिया को नहीं लाया? ये मुझसे पूछा, इससे मत पूछना। असल में महीने पहले इसके बेटे विक्की को किसी ने किडनैप कर लिया था, सो सिया उसके कारण नहीं आई। क्या? अमीर लोगों का ये भी बहुत मुश्किल है। वो लोग आदित्य के रूम में आ गए। रीत भी वही थी। आदित्य ने राहुल को रीत से मिलवाया। सर, ये मेरी मंगेतर है रीत। रीत ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। राहुल ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते का जवाब दिया। राहुल बोला, देखो आदित्य, तुम मुझे राहुल ही कहो, ये सर मुझे सूट नहीं करता, राहुल ने हंसते हुए कहा। राहुल और राज के चाय नाश्ता कर लेने के बाद राहुल बोला, हाँ जी, अब बताइए मैटर क्या है? वरुण बोला, जी ये रीत के पापा का केस है, 1 साल पहले का। सिंह बिल्डर्स नाम से मशहूर थे इसके पापा। ओह, उस मशहूर सिंह बिल्डर्स केस जिसमें मिस्टर सिंह दिवालिया घोषित होने और अपने पर्सनल लाइफ में बदनाम होने के कारण सुसाइड कर गए थे। राहुल ने जैसा पढ़ा था वैसा ही बोल दिया। रीत ये सुनकर रुआंसी हो गई थी। राहुल ने रीत की तरफ देखा, फिर उसने रीत को अपने पास बुलाया। तुम किसी बात की टेंशन मत करना, ये केस हम ही जीतेंगे, इस तरह उदास मत रहो। इतने लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने को तुम्हारे साथ, तो खुश रहा करो, कहकर उसने रीत को गले लगा लिया, फिर उसके माथे को चूम लिया। आदित्य एक बार तो हिल गया कि ये सब क्या हो रहा है। वो रीत को पकड़कर खींचना चाहता था, पर रीत भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही थी। आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया। राहुल के प्यार के किस्से मशहूर हैं, मगर इसकी हकीकत ये है, इस तरह कोई किसी लड़की को गले लगाता है भला? और रीत ने तो हद कर दी, एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, मुझे तो धक्का दे देती थी। राहुल ने रीत को अलग करते हुए कहा, मुझे जाने क्यों तुम में अपनी बहन टीना नजर आई। वो भी तुम्हारी ही तरह भोली थी, पर चंचल थी। बड़े भाई के नाते मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी से सारे गम दूर कर दूंगा, कहकर उसने रीत के सिर पर हाथ फेरा। तब जाकर आदित्य को शांति मिली। ओह अच्छा, तो ये बात है। राहुल ने अपनी बात का जवाब पाने के लिए वरुण की तरफ देखा। वरुण बोला, जी सर, वही केस। अब हमने वो रीओपन किया है। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें गुप्ता सीधे सीधे मिस्टर सिंह को मारने की प्लानिंग उनके सेक्रेटरी के पति से कर रहे हैं। अब जज इस वीडियो के लिए एक्सपर्ट का प्रूफ मांग रहे हैं। ओके, मैं समझ गया, आप वीडियो दिखाइए। राहुल ने अपना लैपटॉप निकाल कर उसमें वो वीडियो देखा, फिर बोला, असल में ये वीडियो जिस कैमरे से बना है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। डोंट वरी, हम इसे क्लियर कर सकते हैं। सर, ये हम उस दिन अदालत में जज के सामने ही करना है, फिलहाल हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आपने देख लिया कि हम क्या कर सकते हैं। आप उस दिन आकर अदालत में यही बात रखनी है। गुप्ता वही जो बाद में कंपनी का मालिक बना? राहुल ने पूछा। राहुल ने गुप्ता के साल पहले के अकाउंट्स चेक किए। उसमें बहुत सारे पैसे एकदम से उसके अकाउंट में कहीं से आए थे, वो भी हर महीने। मिस्टर सिंह के कंगाल होने से पहले फिर उसके अकाउंट से लाखों रुपए किसी को दिए गए। राहुल ने वो स्टेटमेंट्स निकाल कर वरुण को दे दी। ये दूसरे अकाउंट चेक करते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। राहुल ने उस अकाउंट की डिटेल्स निकाल ली। वो किसी रमेश दत्त के नाम था। उसने पूछा, ये रमेश दत्त कौन है? ये मेरे पापा के सेक्रेटरी के पति हैं। क्या? सब एक साथ बोले। हाँ, उनका नाम ही रमेश है, इसमें हैरान होने की क्या बात है? रीत बोली। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा,
आपका केस सॉल्व हो गया। वरुण जाकर ये रिकॉर्ड्स दिखा देना। राहुल ने उस पेज के प्रिंट निकाल कर दिए। सबने उसको थैंक यू कहा। वो बोला, ओके देखो चिंता मत करो, अब ये मेरी बहन की लड़ाई है सो मेरी लड़ाई है। उस गुप्ता को तो अब मैं देखूंगा, मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। कमाल है यार, ये भी कोई बात है, अभी आया और अभी चल दिया। हमें भी तो सेवा का मौका दो, महेश बोला। तुम्हें राज ने बताया होगा विक्की की किडनैपिंग के कारण विक्की और सिया दोनों ही परेशान हैं, सो मुझे अब जाना होगा। उस दिन टाइम पर आ जाऊंगा। राहुल ने सबको थैंक्स कहा और चल दिया। सब उसके काम के ढंग से हैरान थे। उसने कितनी आसानी से सबके अकाउंट खोल रहा था। हमें अपना अकाउंट खोलने में टाइम लग जाता है। राहुल को सभी नीचे तक छोड़ने आए। राहुल ने रीत को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया। फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर रीत के हाथ पर रखे और बोला, ये एक भाई के तरफ से प्यार है, मना मत करना, और आदित्य इसका ख्याल रखना। आदित्य ने उससे हाथ मिलाते हुए ओके कहा। राहुल ने 2 बार राज को पुकारा, मगर महेश और राज अपनी ही बातों में मस्त थे। सब उनकी तरफ देखने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ तो वो चुप हुए। तब सभी हंस पड़े। राहुल के जाने के बाद महेश और वरुण भी चले गए। आदित्य रीत को लेकर ऑफिस में वापस आ गया। उसने अंदर आते ही रीत को पकड़ लिया और गले लगा लिया। रीत उसे धकेलने लगी। क्या करते हो आदित्य, कोई आ जाएगा। अच्छा जी, जब राहुल ने सबके सामने तुम्हें गले लगाया तब तो तुमने उसे नहीं धकेला, बड़े प्यार से गले लगाकर खड़ी रही, जैसे जन्म जन्म का प्यार हो, आदित्य ने चिढ़कर कहा। रीत ने उसे हैरान होकर देखा। उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन कहा और मैंने भी उन्हें अपना बड़ा भाई माना। आपको उससे भी जलन हो रही है, गलत बात है ये। बहन तो उसने तुम्हें बाद में कहा, गले तो बिना कुछ कहे ही लगा लिया था और तुमने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। आदित्य फिर बोला, हाय राम, आप भी क्या सोचते हो। आपको बताऊं, हम लड़कियों में एक सिक्स सेंस होती है जो हमें सही या गलत टच का फ़र्क बताती है। जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो उनके टच से पता चल गया था कि वो अच्छा टच है। बिल्कुल वैसा लगा जैसे मुझे अपने पापा का टच लगता था। इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका, पर उन्होंने खुद ही तो बता दिया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता, मैंने भी गले लगाना है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मेरा टच गलत या बुरा है, इसलिए तुम मुझे हटा देती हो। आदित्य ने एक जिद्दी बच्चे की तरह कहा। आपको हुआ क्या है, आप में और उनमें फ़र्क है। मैंने कब कहा कि आपका टच बुरा होता है। आपकी और बात है, मैं आपको इसलिए हटाती हूँ क्योंकि मुझे शर्म आती है, रीत ने शर्माते हुए कहा। इसका मतलब ये है कि मैं जब तुम्हें गले लगाता हूँ तुम्हें अच्छा लगता है, पर तुम शर्म के कारण मुझे रोक देती हो। यार, अपना रोका हो चुका है, केस सॉल्व हो जाए, शादी भी हो जाएगी, तुम फिर भी इतना शर्माती हो, आदित्य ने कहा। रीत कुछ नहीं बोली, वो शर्मा गई। आदित्य को रीत का ये रूप बहुत पसंद था। वो उसे प्यार से देखे जा रहा था और वो शर्म से झुकी जा रही थी। आदित्य ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। दीपक हमेशा की तरह अपने हॉस्पिटल में बिजी था। उसे महेश का फ़ोन आया। साले, कभी फ्री हो भी जाया कर, सारा दिन मरीजों में बिजी रहता है। जो थोड़ा समय पहले हमें देता था वो अब अंजू को दे देता है। कुछ याद है, कितने दिन हो गए हमें इकट्ठे बैठे हुए। मैं, आदि और वरुण तो फिर भी मिल लेते हैं, तेरे पास ही टाइम नहीं होता। यार क्या करूं, मजबूरी है। अंजू भी नाराज़ हो जाती है कि उसे टाइम नहीं देता, पर मैं भी क्या करूं, पेशेंट भी बहुत आते हैं। चल देखूंगा, किसी दिन बनाते हैं प्रोग्राम, कहकर दीपक ने फ़ोन रख दिया। उसे लगा कि महेश ठीक ही कह रहा है। जब से उसकी अंजू से फ्रेंडशिप हुई है वो फ्री होने पर उसी से मिलने चला जाता है, दोस्तों को भूल ही गया है। उसने मन में तय किया कि इस बार वो क्लब का प्रोग्राम बनाएंगे तो वो अंजू को भी साथ ले जाएगा। आदित्य जब शाम को घर आया तो उसकी माँ और दादी लिविंग रूम में बैठी थी। उसने दोनों के चरण छुए और उनके पास बैठ गया। उसने पूछा, अंजू दी नहीं आई अभी। नहीं, कह रही थी बुटीक में बहुत काम है। आजकल उसके बुटीक में काम बहुत बढ़ गया है, रोज ही लेट आती है। तू भी तो रोज लेट आता है, आज जल्दी कैसे आ गया। रीत ने भगा दिया क्या, माँ हंसते हुए बोली। रीत मुझे क्यों भगाएगी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। आज वो काफ़ी थक गई थी सो उसे जल्दी घर छोड़ आया। माँ, पता है आज कंपनी में कौन आया था। कौन? द ग्रेट राहुल ओबराय, बिजनेस टाइकून। माँ, जितना सुना है उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम है वो। उसने रीत को अपनी बहन बना लिया और उसके पापा का केस देखकर सलाह दी है, साथ ही साथ सॉल्व भी कर गया। अब हमें केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
केस की तारीख आ गई थी। रीत, आदित्य और वरुण भी साथ कोर्ट पहुंच गए थे। राहुल अभी तक आया नहीं था। सब परेशान थे कि क्या होगा। महेश कभी राज को फ़ोन ट्राई करता तो कभी राहुल का, पर दोनों के ही फ़ोन आउट ऑफ रेंज आ रहे थे। जज भी आ गए। जज ने केस शुरू भी करा दिया। उन्होंने वरुण से पूछा, आप वीडियो एक्सपर्ट को लाने वाले थे, कहाँ हैं? वरुण उनसे थोड़ा समय मांगने ही वाला था कि राहुल और राज आ गए। वरुण बोला, माय लॉर्ड वो आ गए हैं, आइए राहुल सर। ओ राहुल ओबराय, आइए, आज मेरा जीवन सफल हो गया जो आप मेरी अदालत में आ गए। आपका आना ही इनके वीडियो की सच्चाई साबित करता है। पर आप आए हैं तो हम आपका काम ज़रूर देखेंगे, जज साहब बोले। गुप्ता और उसके वकील की हवा सरक गई। राहुल ओबेरॉय, जिसे सबने सिर्फ मैगजीन्स में देखा था, वो आज उनके सामने खड़ा था। सच में बिल्कुल मैगजीन से निकल कर आया लग रहा था। उसके सामने बड़े बड़े स्टार फीके पड़ जाते। लाइए वो वीडियो दिखाइए, राहुल ने कहा। क्लर्क ने जब जज के कहने पर वीडियो निकाल कर राहुल को दिया, राहुल ने उसे खोलकर उसकी पिक्चर क्वालिटी ठीक कर दी और आवाज़ भी क्लियर कर दी। ये उसके बाएं हाथ का काम था। सब क्लियर सुनने और दिखने लगा। गुप्ता का वकील बोला, ये सब चालाकी है। वरुण ने राहुल जी से कहकर अभी हमारे सामने ही फोटोशॉप करके गुप्ता जी का चेहरा बना दिया। अब गुस्सा होने की बारी राहुल की थी। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और बोला, तुमने वकालत कहाँ से की है? तुम मुझे नहीं जानते शायद, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस जज साहब को तो जानते हो, तुम उनके सामने मुझे चीटर बुला रहे हो। वरुण, इस पर मेरी तरफ से मानहानि का केस करो, तब इसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। आपने हिम्मत कैसे की? आप जानते नहीं हैं शायद कि ये हमारे देश के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के नंबर 1 हैकर हैं। इन्हें कितने देशों से सम्मान मिले हैं। आपने इनका अपमान करके इस अदालत का अपमान किया है। इसके लिए अगर राहुल जी शिकायत करे तो अदालत आपको इसी वक्त सज़ा सुना सकती है। सॉरी सर, सॉरी माय लॉर्ड, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। तब जज ने कहा, क्योंकि गुप्ता ने सिंह को पूरे होशो हवास में प्लान बना के मर्डर किया है, तो ये अदालत उसे मिस्टर सिंह के मर्डर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और साथ में ये भी साबित करती है कि जो गुप्ता ने पिछले केस में सिंह की अश्लील फोटोज पेश की थी वो धोखे से खींची गई थी। रीत, आदित्य, वरुण, महेश, राहुल और राज सभी खुश हो गए। सबने रीत को बधाई दी। रीत खुशी से रो रही थी। वो आदित्य से लिपट गई। आदित्य ने उसे चुप कराया। तब राहुल ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, अब रोने की बारी तुम्हारे दुश्मनों की है, वो देखो। रीत ने देखा गुप्ता और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही थी। रीत ऐसी नहीं थी जो दूसरों को रोते देख खुश होती, पर आज गुप्ता को देखकर उसके मन को शांति मिल रही थी। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, थैंक यू भैया, आपने मेरे पापा को इंसाफ दिला दिया। मैं आपका एहसान कैसे उतारूं? भाई बहनों में एहसान की बात नहीं होती पगली, अभी तो तुम्हें सिंह बिल्डर्स दिलवाना बाकी है। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, राहुल बोला। वो लोग वरुण के ऑफिस पहुंचे। राहुल ने वरुण को कुछ कागज़ दिए और बोला, ये रीत के पापा के कंपनी के ओरिजिनल कागज़ जो गुप्ता ने चुरा लिए थे। क्या? वरुण हैरान। आप तो कमाल है सर जी। वरुण राहुल के पैरों के पास लेट गया और बोला, हे दोस्तों के लिए कुछ भी, राहुल वरुण को उठाते हुए कहा। वरुण ने बाकियों को बताया, जानते हो कि ये क्या है? यार, ये अपने केस की जीत है। इससे रीत की प्रॉपर्टी रीत को वापस मिल जाएगी, वो भी बैठे बिठाए। सच में सर, मैं तो आपका फ़ैन हो गया। आप मेरे साथ काम करेंगे या मुझे अपने साथ रख लीजिए? वरुण राहुल के सामने हाथ जोड़कर बोला। वरुण की बात सुनकर राहुल मुस्कुरा दिया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, यही मेरा काम है। अगर मैं ये भी न कर पाता तो क्या फ़ायदा? मैंने महेश के कहने पर काम लिया तो था, फिर रीत मेरी बहन बन गई, सो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे वरुण, एक काम है तुम्हारे लिए। मैं देख रहा हूँ राज का यहाँ ज़्यादा दिल लग रहा है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ चलो और राज को यहाँ छोड़ देते हैं। जाओ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वापस जाना ही होगा। तुम्हारे लिए नहीं, अपनी प्रीत और अपनी निशा के लिए। तुम जैसे मतलबी दोस्त की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, राज ने कहा। हाँ राज, तुम मेरे साथ रह जाओ। वो जो इस साइड वाला रेस्टोरेंट है वो संभाल लेना। ये राहुल तो खुद को ज़्यादा ही बनता है, छोड़ो इसे। इस जैसे मतलबी दोस्तों को छोड़ ही देना चाहिए, महेश बोला। तूने मतलबी किसको बोला? राहुल को।
तू जानता ही कितना है उसे, यार है मेरा वो, मैं कुछ भी बोलूँ कुछ भी कहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में औरों से बोलने दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। राज गुस्से से बोला। महेश हैरान, ये क्या, ये तो 1 मिनट में पलट गया। सभी हंस पड़े। राहुल बोला, हमारी 20-22 साल की यारी है, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली है। सभी कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करते रहे। फिर महेश सबको अपने रेस्टोरेंट ले गया। सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद राहुल बोला, अब हम चलते हैं बिक्की, थोड़ा सा सेट हुआ है लेकिन दिल ठंडे पड़ गए, उससे मैं ना दिखूं तो वो घबरा जाता है। आप आए थे तो घर भी चलते, रीत बोली। अब तो तुम्हारी शादी पर ही आऊँगा, बुलाओगी ना? हाँ हाँ ज़रूर बुलाएंगे, आप भाभी और बिक्की को ज़रूर लेकर आना, रीत बोली और राहुल के गले लग गई। इस बार आदित्य ने बुरा नहीं माना क्योंकि राहुल ने उसे बहन मान लिया था। राहुल के जाने के बाद आदित्य रीत के साथ उसके घर गया। माँ ने ही दरवाज़ा खोला। रीत दरवाज़ा खुलते ही माँ से लिपट गई। माँ, हम केस जीत गए, जज ने गुप्ता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और साथ में कहा है कि पापा निर्दोष थे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अंदर से आंटी आ गई। उन्होंने सुना तो उन्होंने भी रीत और उसकी माँ को गले से लगा लिया। काफ़ी देर वो वैसे ही खड़े रहे। फिर आदित्य बोला, लीजिए मुंह मीठा करिए, चलिए आप लोग तैयार हो जाओ, आज हम बाहर पार्टी करेंगे। बेटा, हम बूढ़े क्या करेंगे पार्टी करके, आप और रीत ही चली जाओ, घर के लिए हम कुछ मंगा लेंगे, जाओ तुम लोग घूमो फिरो, आंटी बोली। आदित्य और रीत ने ये सोचा ही नहीं था, लगभग 1 महीने से केस के सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम तो बिताया ही नहीं। वो दोनों 5 स्टार होटल में गए। रीत बोली, किसी सस्ते होटल में चलते हैं, मैं इतने बड़े होटल का खर्च नहीं उठा सकती। तुम्हें किसने खर्च उठाने को कहा है, मेरे होते हुए तुम क्यों खर्च करोगी? आदित्य बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, पार्टी मेरी तरफ से। यहाँ अलग अलग रूम्स थे। वो एक रूम में एक सोफे पर एक दूसरे की बगल में बैठ गए। उन्होंने खाने का ऑर्डर दे दिया। वेटर ऑर्डर लेकर आते जाते टीवी ऑन कर गया। वो दोनों बातें कर रहे थे कि टीवी ऑन होने से दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया। उसमें बहुत ही रोमांटिक गाना चल रहा था। रीत का तो शर्म से बुरा हाल था। आदित्य ने हंसते हुए उठकर टीवी बंद कर दिया। उसने रीत को शर्माते देखकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहकर उसने आदित्य के सीने में सर छुपा लिया। आदित्य ने उसे गले से लगा लिया और बोला, इस तरह शर्माती हो तो और भी क्यूट लगती हो, अगर मैं बहक गया तो मुझे दोस्त मत देना। रीत और भी शर्मा गई और वो उसे अपने गले से लगा लिया। आदित्य और रीत खाना खाकर कुछ देर पार्क में टहलने लगे। रीत बोली, जानते हो, आज मुझे ज़िंदगी ने ये सबक सिखाया कि अगर दोस्त अच्छे हों तो हमें किसी का डर नहीं होता, वो हर मुसीबत से लड़ लेते हैं। अब वरुण, महेश और राहुल जी को ही लो, सब दोस्ती की खातिर एक दूसरे के लिए हद पार करने को तैयार हैं। यार, इन सब में तूने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, क्या मुझे तुम अपने दोस्तों में नहीं गिनती क्या? नहीं, क्योंकि आप उन सब से ऊपर हो, आप मेरा प्यार हो, आपको उन लोगों में नहीं शामिल कर सकती, कहकर रीत ने चलते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने भी उसका हाथ सहलाया। वो खुश था कि रीत ने उसे अपना प्यार कहा। वो बोला, सच में राहुल ने तो हमें जीत थाल में परोस के दे दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी इतनी आसानी से ये केस जीत जाएंगे। राहुल यूं ही वर्ल्ड फेमस नहीं है, वो कंप्यूटर को इस तरह हैंडल करता है कि वो मुर्दे में जान डाल दे। सच में बहुत टैलेंट है उसमें। तुम्हें पता है, ये हमारे टाइम का हीरो है। महेश बता रहा था कि ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि इसने सिया के लगने वाला चाकू अपने सीने में मरवा लिया था। इतना प्यार करता है उसे, और ये और उसकी वाइफ दिल के इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अपना बेटा बनाकर पाला है और उसी के कारण खुद के बच्चे न करने का फैसला किया है। क्या राहुल भैया और भाभी दोनों ही महान हैं। अच्छा छोड़ो उन्हें, तुम बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब आप कहेंगे मैं तो तैयार हूँ, रीत बोले। ओके, जिस दिन प्रॉपर्टी का केस भी जीत गए उसके हफ्ते बाद शादी कर लेंगे, कहकर उसने रीत का हाथ चूम लिया। इधर हॉस्पिटल में दीपक जैसे ही अपने रूम में आया तो वहाँ अंजू को देखकर पहले तो हैरान हो गया, फिर खुश हो गया। वो अंजू के पास आया और बोला, क्या बात है, आज ये चाँद मेरे गरीब खाने में कैसे? तुम बिजी बहुत रहते हो तो सोचा कि चलो तुम्हें इस दुनिया की खबरें ही दे दूं। तुम्हें पता है कि रीत ने अपने पापा का केस रीओपन किया था, आज उसका फैसला हो गया। गुप्ता को उसके पापा के मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा हुई। वाह, कमाल कर दिया वरुण ने, इतनी जल्दी केस जीत लिया।
वरुण की वजह से नहीं, वो जीते हैं राहुल की वजह से। राहुल कौन? द ग्रेट राहुल ओबेरॉय। वो महेश का क्लासमेट था। उसने एक बार कहा, वो आ भी गया और केस भी जिता दिया। क्या कहते हो, चलें उन्हें मुबारकबाद देने? मेरी तो भाभी है, इसलिए मुझे तो जाना ही है। अंजू अभी कह ही रही थी कि उसने देखा कि दीपक किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। फ़ोन बंद करते ही वो बोला, चलो वो दोनों भी बाहर ही हैं, मैंने फ़ोन कर दिया है, अब चलो। किसे फ़ोन किया है तुमने? मैंने आदित्य से बात की है कि वो रीत भी उसके साथ थी, हम वहीं दोनों से मिल लेंगे। ओके डॉक्टर साहब, आप ग्रेट हो, चलिए चलते हैं, कहकर अंजू चल दी। दीपक अंजू को लेकर उसी क्लब के पास आ गया जहां आदित्य और रीत थे। दोनों क्लब के बाहर ही उनकी वेट कर रहे थे। अंजू आकर रीत के गले लगकर बोली, भाभी बहुत बहुत बधाई हो, आपको इंसाफ मिल गया। मुझे भैया ने बताया था, सच में मैं बहुत खुश हुई। मैं फ्री होते ही दीपक को लेकर आ गई, अंजू बोली। कांग्रेचुलेसन रीत, बहुत खुशी हुई। उस कमीने गुप्ता के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे बता देते तो मैं भी वहां आकर उसकी उतरी शक्ल देखता। दीपक ने भी बधाई दी। फिर आदित्य की तरफ देखकर बोला, मैंने सुना है वो राहुल ओबराय भी आया था। जब महेश कहता था कि राहुल उसका फ्रेंड है तो मुझे भरोसा नहीं होता था। मैं सोचता था ये यूं ही फेंकता है। अब सुना तो पता चला कि महेश के एक फ़ोन पर आ गया। बातें करते करते वो अंदर आ गए। वरुण और महेश को भी आदित्य ने फ़ोन कर दिया था, वो अभी आए नहीं थे, वो सभी बैठ गए। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था कि कहाँ वो राहुल, कहाँ महेश। वरुण तो महेश के साथ शर्तें लगा रहा था कि राहुल तेरा फ़ोन ही नहीं उठाएगा, और सच में जब महेश ने फ़ोन किया तो राहुल ने उठाया ही नहीं। हमें भी वरुण की बात पर यकीन हो गया, लेकिन पता है राहुल ने उसी वक्त कॉल बैक कर लिया और बताया कि वो मीटिंग में था। महेश के कहने पर ही आ गया, हालांकि उसके अपने घर में प्रॉब्लम थी। कुछ दिन हुए उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था। छुड़ा तो लाए थे, पर मेंटल स्टेट को ठीक होने में तो टाइम लगता है। बंदा यारों का यार है। यार अफसोस मैं उससे मिल नहीं पाया। मैंने सुना है कि उसका असिस्टेंट उसका दोस्त ही है। उनकी दोस्ती भी काफ़ी मशहूर है बिजनेस वर्ल्ड में। एक बार किसी ने दोनों में फूट डालने की कोशिश की थी। उसे लगा कि वो कामयाब हो गया, लेकिन उसे पता तब चला जब वो खुद इनके जाल में फंस गया। राहुल बहुत ही स्मार्ट है, दीपक बोला। स्मार्ट तो मैं हूँ ही, वरना इतनी लड़कियाँ क्यों मुड़ती मुझ पर? कुछ तो बात होगी हम में भी जो हर गुजरने वाला मुड़ मुड़ कर देखता है, वरुण बोला। क्या बात है, क्या बात है, क्या शेर बनाया है मैंने? मेरी तारीफ कर रहे थे, अब मेरी शायरी की भी करो। वरुण को लगा कि उसकी तारीफ हो रही है। वाह वाह, क्या शेर मारा है यार। मुड़कर देखने वाले से भी पूछ लेता, कहीं तूने उसका उधार तो नहीं देना। और जनाब, आप इस लायक नहीं कि अकेले में हम आपकी तारीफ करें। हम दोनों तो राहुल की बातें कर रहे थे, दीपक ने कहा। ये कोई शेर था? जरा इधर गौर फरमाइए। लिफाफा देखकर मजमून पहचान लेते हैं, अपनी बातों का खुद ही बना जाल लेते हैं, सोचते हैं महफिल में बस उनके ही चर्चे हैं। कैसी कैसी गलतफहमियां ये पाल लेते हैं। सुना, इसे कहते हैं शायरी, महेश बोला। वाह क्या बात है, छा गए, जियो, दीपक बोल पड़ा। वो वरुण को चिढ़ा रहा था। यार महेश, हमें नहीं मिलाया राहुल से, मैं तो सोचता था कि तू झूठ में फुकरी मारता है, दीपक बोला। दीपक, सच में तुझे वहाँ होना चाहिए था। क्या कमाल किया राहुल ने। जिस केस को कम से कम भी साल लगना था वो उसने कुछ घंटों में निपटवा दिया। मज़ा आ गया। अब दूसरे केस के लिए भी वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट दे गया है, वो भी जीते ही समझो। आदित्य बैठा उनके बीच था, पर उसकी नज़रें रीत की तरफ थी। रीत अंजू के साथ बैठी बातें करते हुए हंस रही थी। आज उसकी हंसी में अलग बात थी, आज वो दिल से हंस रही थी। आदित्य उसे देखकर खुश हो रहा था। वरुण ने देखा, उसने दीपक को कोहनी मारकर इशारा किया और महेश को भी इशारा किया। तीनों आदित्य को देखने लगे। वरुण ने टाइम नोट किया। आदित्य को कुछ पता नहीं लगा, वो आराम से रीत को देख रहा था और वो तीनों उसे देख रहे थे। वरुण ने इशारा किया, 10 मिनट, फिर 15 मिनट। वो तीनों बोर हो गए। महेश बोला, आदि, आज इतने दिनों बाद इकट्ठा हुए हैं और तू रीत को ही देखे जा रहा है। तुझे हमारी ज़रूरत भी है यार, तुम लोग तो मेरी जान हो। तो रीत क्या है? रीत मेरी ज़िंदगी है। जान नहीं होगी तो ज़िंदगी कहाँ? तुम लोगों के होने से ही वो मेरे साथ है। अगर महेश उसे मेरे पास न लाता तो मैं उससे कभी मिलने की उम्मीद भी न कर सकता था। फिर वरुण की वजह से उसके चेहरे पर ये खुशी है, और दीपक ने तो उसे हर बार ठीक किया। अब तुम सबके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। ये कभी मत कहना कि रीत के कारण मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा।
अच्छा एक बात बता आदि, अगर मैं और रीत डूब रहे हो तो तू किसे बचाएगा? वरुण ने पूछा। ऑफ कोर्स मैं रीत को बचाऊंगा। देखा सच्चाई आ गई ना सामने, वरुण बोला। अरे यार तुझे तैरना आता है, उस बेचारी को तैरना नहीं आता, आदित्य हंसते हुए बोला। सभी हंस पड़े। वो बिलियर्ड्स खेलते रहे और एक दूसरे की टांग खींचते रहे। टाइम काफ़ी हो गया तो आदित्य बोला, चलो रीत तुम्हें घर छोड़ दूँ, अंजू तुम भी मेरे साथ चलो। तीनों ने बाकियों को बाय कहा और चल दिए। अंजू और रीत पीछे बैठे थे। अंजू ने रीत से पूछा, भाभी कभी घर भी आओ, मम्मी और दादी अक्सर तुम्हारी बातें करते हैं, कह रहे थे कि किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाएंगे। आज मैं सबकी तरफ से तुम्हें घर आने का निमंत्रण देती हूँ आदि, कल उसे डिनर पर ले आना। ठीक है दीदी जी, मैं आ जाऊँगी। रीत का घर आ गया था। उसने अंजू और आदि को अंदर आने को कहा, पर रात काफ़ी हो गई थी इसलिए वो रुके नहीं। रीत वापस आई तो माँ और आंटी सो गई थी। वो अपने कमरे में आ गई। वो बहुत खुश थी। उसने पापा की तस्वीर के आगे आकर बोली, पापा खुश हो ना? अब कोई आपको इस तरह के गलत शब्द नहीं बोलेगा। कल सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरे पापा क्या थे। आप चिंता न करें, हम अपनी कंपनी भी वापस ले लेंगे। अगली सुबह माँ ने न्यूज़पेपर देखा तो सारा अखबार रीत के पापा के बारे में ही भरा पड़ा था। माँ ने आंटी को आवाज़ लगाई, रोज़ी देख। आंटी किचन से निकल कर आई। क्या हुआ मैडम? माँ ने उसे अखबार दिखाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बता नहीं सकती थी कि वो कितनी खुश थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जीते जी ये दिन देख पाएंगी। रीत जब तैयार होकर बाहर आई तो उसने माँ को ऐसे देखा तो उसकी भी आंखों से आंसू आ गए। वो नीचे आई तो आदित्य पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो कार में बैठ गई। उसने आदित्य के कार में बैठते ही कहा, थैंक यू, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। क्या बात करती हो? मैंने क्या किया? तुम हो इस लायक कि कोई तुम्हें प्यार करे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जो भी मैंने किया है सब अपने लिए किया है। जनाब दूध के धुले नहीं हैं, हम वक्त आने पर सूद समेत वसूल कर लेंगे, कहकर उसने कार स्टार्ट कर दी। माँ अखबार में खबर देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतना खुश थी कि रोने लगी। आंटी और माँ को देखकर मैं भी रोने लगी। बड़ी मुश्किल से चुप कराया उन्हें। आदित्य बोला, अब रोने के दिन गए, माँ को कह देना अब न रोया करें। जब से मेरी किस्मत ने मुझे आपसे मिलाया है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैं सारी उम्र के लिए आपकी कर्जदार हो गई। यार तुम फिर वही बातें करने लगी। कर्जदार तो मैं तुम्हारा हूँ कि तुमने मुझे अपनाया। मैं नहीं जानता अगर तुम न होती तो मेरा क्या होता। सच में तुमने मुझे प्यार का मतलब समझाया है। रब से अरदास है कि हर जन्म में बस मुझे तू ही मिले। कहकर आदित्य ने कार रोक दी और रीत को अपनी तरफ खींचकर उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। अब ये उसकी आदत हो गई थी। उसे रीत की हर अदा पर प्यार आता था और इस तरह वो अपना प्यार दिखाता था। रीत अब पहले की तरफ विरोध नहीं करती थी। रीत भी अब आदित्य के साथ खुलती जा रही थी। कुछ दिन बाद आदित्य के घर पर सभी डिनर कर रहे थे। आदित्य को अंजू कई दिनों से माँ के साथ दीपक के बारे में बात करने को कह रही थी। आदित्य बोला, मम्मी दादी, मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी से पहले अंजू दी की शादी करा दूँ, लेकिन ये अंजू तो कहती है कि उसने तो कभी शादी नहीं करनी। दादी बोली, देखो आप तीनों सुन लो कि मैंने तय किया है कि अंजू दी की शादी मैं दीपक से कर दूंगा। एक तो मेरा दोस्त है, ऊपर से डॉक्टर भी है, घर बार भी अच्छा है। आदित्य बोला, दीपक तुम्हारा दोस्त, पर अंजू भी तो माने। दादी ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि अंजू इतने रिश्तों को जवाब दे चुकी थी। वो मेरा दोस्त है, वो अंजू दी को तंग नहीं कर सकता। बाकी मैंने फैसला कर लिया है, अंजू दी को किसी से तो शादी करनी ही है, तो दीपक ही सही। उसने अंजू को इशारा करते हुए कहा। अगर अंजू हाँ कहती है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, माँ बोली। अंजू दी बताइए, क्या दीपक से शादी करेंगी आप? अब सबने आप पर बात छोड़ दी है, आदित्य ने शरारती लहजे में कहा। अब जब तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, वैसे भी तुम्हारा दोस्त है, तुम हम दोनों को ज़्यादा अच्छे ढंग से जानते हो। ये भी सच है कि शादी किसी न किसी से तो करनी ही है, तो दीपक से ही सही। दादी माँ दोनों हैरान कि ये क्या हो गया, वाह ये तो चमत्कार हो गया। आदि तुमने ये कैसे किया? माँ बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक दिन इन दोनों को डेट करते पकड़ लिया। क्या? दादी और माँ फिर हैरान, ये कब हुआ? दादी कभी आदित्य और कभी अंजू की तरफ देख रही थी। तब अंजू ने आदित्य को मारते हुए उन्हें सारी कहानी सुनाई। अब माँ और दादी को पता चला। वो खुश थी कि दोनों बच्चे सेट हो जाएंगे।
मुझे तो पहले ही पता था कि रीत के कदम हमारे लिए शुभ हैं। उसने रिश्ता जोड़ते ही अंजू भी शादी को मान गई, वरना दीपक तो बचपन से यहीं था, दादी बोली। आदि उसे किसी दिन घर ले आना, बहुत देर हो गई उसे मिले हुए, माँ बोली। मैंने कहा था एक दिन उसे, वो कह रही थी कि आ जाएगी। अब अगर आदि लेकर आएगा तो आएगी बेचारी, अंजू बोली। ऐसा करते हैं कि मैं दीपक के घर उसके मम्मी पापा से बात कर आऊँगा और उन्हें घर आने का निमंत्रण दे आऊँगा। फिर जिस दिन वो आएंगे उसी दिन रीत की फैमिली को भी बुला लेंगे। क्यों, ठीक है ना? आदित्य ने सलाह दी। वाह क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। माँ, दादी और अंजू तीनों ने हामी भर दी। कुछ दिन बाद आदित्य दीपक के घर गया। दीपक हॉस्पिटल में था। आदित्य ने आंटी अंकल के चरण छुए और सोफे पर बैठ गया। अंकल जी, आज मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ। मेरी बहन अंजू और दीपक एक दूसरे को चाहते हैं, सो मैं इन दोनों की शादी की बात करने आया हूँ। आदि, हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत पहले से जानते हैं। मेरी रश्मि बचपन से उस घर की बहू बनने के सपने देखती आई है। तुम और तुम्हारी फैमिली भी ये बात जानते थे। तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई तो वो बोली कि आदि की मर्जी चलेगी, लेकिन तुमने मेरी रश्मि को छोड़कर एक बदनाम से बिल्डर की बेटी को शादी के लिए चुना। रश्मि बेचारी इतनी हर्ट हुई कि वो देश ही छोड़कर चली गई। अब तुम हमसे अपनी बहन की खुशी मांगने आए हो, दीपक की माँ बोली। लेकिन आंटी, मैंने बचपन से ही उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही माना है, मैं कैसे उससे शादी कर लेता? आदित्य ने सफाई दी। देखो, तुम्हारी आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम्हें रश्मि से शादी करनी चाहिए थी। ऐसे बहन मानने से कोई बहन नहीं बन जाती, दीपक के पापा बोले। लेकिन अंकल, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो जुबान से कुछ और कहें और दिल में कुछ और हो। मैंने उसे बहन कहा है तो बहन ही माना भी है, मेरे लिए अंजू जैसी ही है। तुम कहने को कुछ भी कह सकते हो। अब मैं तुम्हें बेटा कहता हूँ तो क्या तुम मेरे बेटे हो जाओगे? सो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम रश्मि से शादी कर लो, हम दीपक की शादी अंजू से कर देंगे, दीपक के पापा बोले। अंकल जी, ये शादी है, कोई बिजनेस डील नहीं। आपको बता दूं कि मेरा रोका हो चुका है, मैं रीत से शादी करने वाला हूँ। रश्मि के लिए भी हम अच्छा लड़का ढूंढ लेते हैं, आप ये काम मुझ पर छोड़िए, आदित्य बोला। मुझे रीत या किसी और से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम देखो, रश्मि, दीपक और अंजू तीनों की खुशियां तुम्हारे हाथ में है। या उन तीनों को खुश कर दो या तुम अपनी खुशी देखो। क्या तुम्हारे अकेले की खुशी इन सब की खुशी से ज़्यादा है? दीपक के पापा ने गुस्से में कहा। मैं शादी सिर्फ रीत से ही करूँगा और किसी से नहीं। अंकल जी, आप सोच लीजिएगा, मैं चलता हूँ। आदित्य उठकर चल दिया। वो जब यहाँ आया था तो बहुत खुश था, पर उसे क्या पता था कि ये सब होगा। वो वापस ऑफिस गया। उसने रीत को बुलाया। आदित्य दरवाजे के पास ही था। जैसे ही रीत अंदर आई उसने रीत को अपनी बाहों में भर लिया। रीत पहले तो डर गई, फिर उसे उसके छूने से पता चल गया कि वो टेंस है। उसने पूछा, क्या हुआ आदित्य, क्या बात है? आप तो दीपक जी के घर गए थे उसके पेरेंट्स से बात करने, क्या कहा उन्होंने? आदित्य ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया और बोला, रीत, मुझसे दूर मत जाना, चाहे जो भी हो जाए, तुम मेरे साथ ही रहना। आदित्य, बात तो बताओ, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर? यही तो हूँ आपके पास, और आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ी रहूँगी, रीत ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। रीत, दीपक के पापा ने अंजू दी और दीपक की शादी के लिए एक शर्त रखी है, आदित्य ने दुखी मन से कहा। तो आप पूरी कर दो ना, ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने जो आप इतने परेशान हो? रीत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होगा, पर आदित्य एक डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था जिससे कोई उसका पसंदीदा खिलौना छीन रहा हो। आदित्य ने कुछ सोचा और बोला, आज कोई ज़रूरी मीटिंग है। नहीं, कोई खास नहीं है, बस वो मॉल की साइड पर जाना था, रीत ने बताया। सेठ कब तक वापस आएगा? कोई फ़ोन आया उसका? आदित्य ने पूछा। नहीं, वो कहकर गए थे उनके पापा की सर्जरी है, जब वो ठीक हो जाएंगे तब वो आ जाएंगे। आप मुझे क्यों नहीं बता रहे, क्या बात है? रीत ने कहा। आदित्य ने दीपक को फ़ोन किया। हेलो दीपक, मुझे तुमसे बात करनी है, कहाँ मिलोगे? क्या बात है यार, एक ऐसी टोन है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? दीपक ने उसकी टोन सुनकर कहा। नहीं, बस बात करनी है, तू मिलेगा कहाँ? आदित्य ने फिर वैसे ही कहा। महेश के रेस्टोरेंट में मिलते हैं, आजा, दीपक ने कहा। आदित्य ने रीत से कहा, मैं दीपक से मिलकर आता हूँ, ऑफिस का काम संभालना, अगर कोई आए तो फ़ोन कर लेना। रीत उसके बिहेवियर से टेंस हो गई थी। उसने ओके में सिर हिला दिया। आदित्य ने उसका चेहरा देखा तो वो उसके पास आया, उसे कंधों से पकड़ा और बोला,
तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है। वो दीपक और अंजू के रिश्ते के बारे में दीपक से बात करने जा रहा हूँ। उसने हल्के से उसके कंधे को दबा दिया। रीत उससे लिपट गई और रो पड़ी। देखो, तुम खुद टेंशन में हो और मुझे टेंशन फ्री रहने को कह रहे हो। अपना ध्यान रखना, अगर अपना समझो तो मुझसे बात कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपना नहीं समझता, बात कुछ ऐसी है जिसका हल सिर्फ दीपक ही कर सकता है, इसलिए उसके पास जा रहा हूँ। तुम्हें बताकर तुम्हें फालतू की टेंशन नहीं देना चाहता। तुम समझती हो ना मेरी बात, तो प्लीज़ दुखी मत हो, खुश रहो, मैं जाकर आता हूँ। आदित्य जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो दीपक पहले ही महेश के साथ बैठा था। आदित्य जाकर वहां गुस्से में बैठ गया। महेश उसके पास आया। क्या हो गया यार, इतने गुस्से में क्यों है? इस दीपक से पूछ, इसे पता होगा। आदित्य उसी टोन में बोला। क्या अंजू दी प्रेग्नेंट है? महेश ने आदित्य के पास होकर धीरे से पूछा। आदित्य ने और भी गुस्से से उसकी तरफ देखा। दीपक डर गया। वो बोला, नहीं आदि, ऐसी बात नहीं है, मैं शादी से पहले उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उसने तुझसे मजाक किया होगा। अच्छा जी, ऐसी बातों को लड़की मजाक में नहीं कहती। तू अंजू दी को गलत कह रहा है। साले तेरी इतनी हिम्मत। आदि, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बता क्या करना है इसके साथ। आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही महेश बोल पड़ा। शट अप, आदित्य जोर से चीखा, पहले मेरी बात तो सुन लो। दोनों एकदम चुप हो गए। उन्हें आदित्य के गुस्से का पता था। वरुण और ये दोनों बचपन से आदित्य को जानते थे और उसके गुस्से को भी। जब आदित्य गुस्से में होता था वो तीनों चुप कर जाते थे। ये इनकी दोस्ती थी कि उन्हें पता होता था कि आदित्य कभी बिना बात के गुस्सा नहीं होता। आदित्य ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, बात यह है कि मैं दीपक के घर गया था तो ये घर पर नहीं था। मैं इनकी शादी की बात करने गया था, पर इसके पापा ने सारा मूड ही खराब कर दिया। क्या उन्होंने मना कर दिया? दीपक ने पूछा। हाँ, ऐसा ही कुछ। उन्होंने शर्त रखी कि दीपक को अंजू की शादी तब करेंगे जब मैं रश्मि से शादी करूँगा, और तुझे पता है कि मैं रीत के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। आदित्य बोला। क्या वो कमीना अमरीश पुरी? सॉरी दीपक, पर मैं नहीं चाहता कि रश्मि किसी और की हो। महेश बोला। तो ये बात है। आदि, इस अमरीश पुरी को बस में सिर्फ एक बंदा या कहो बंदी कर सकती है, और वो है रश्मि। महेश, तुम्हारी स्टोरी कहाँ तक पहुँची? अब क्या कहती है रश्मि? दीपक ने महेश से पूछा। तुम खुद ही देख लो, कहकर महेश ने रश्मि को वीडियो कॉल की। थोड़ी ही देर बाद रश्मि ने फ़ोन उठा लिया। हेलो मेसी, क्या बात है, आज इस वक्त फ़ोन किया? उधर रात थी। रश्मि, तेरे पापा 6 जिंदगियां खराब करने पर तुले हैं। उन्होंने आदित्य के सामने शर्त रखी है कि वो दीपक और अंजू की शादी तब करेंगे अगर आदि तुमसे शादी करेगा। अब तुम ही बताओ कि अगर आदि तुमसे शादी करेगा तो मेरा और रीत का क्या होगा? महेश बच्चों की तरह मुंह बनाता हुआ बोला। क्या पापा को किसने कहा कि मुझे आदि से शादी करनी है? मैंने तो कभी कहा नहीं। हाँ महेश, पहले मैं ज़रूर सोचती थी, पर मैं अब सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करती हूँ, रश्मि बोली। और सोना, आजकल क्या कर रहे हो? मेरी याद नहीं आती क्या? इतने इतने दिन फ़ोन नहीं करते, कहाँ बिजी रहती हो? रश्मि प्यार से बोली। महेश जल्दी से फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। दीपक उसे जाते हुए खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। आदित्य हंस पड़ा। देखा, अब तेरी बहन की बात हुई तो तुझे पता चला। हाँ यार, यही तो हमारे में बुराई है। हमारी बहन के बारे में कोई बोलता है तो बुरा लगता है, जबकि खुद भी किसी की बहन को डेट करते हैं तो बुरा नहीं लगता। पर छोड़, अब तो तू खुश है, तू चिंता ना कर। मैं और रश्मि मिलकर पापा को मना लेंगे। तेरी शादी रीत से ही हो, मेरू अंजू से ही, और रश्मि की महेश से। महेश अच्छा है यार, दीपक बोला। आदित्य बोला। हाँ यार, यही इसी ज़माने की रीत है। अपनी बहन को तो घर में कैद करके बिठा देते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से आस करते हैं कि वो हमारे साथ रोज़ घूमने चले। चल ठीक है, दुनिया है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, अभी जाकर रीत को भी बताना है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। वो बेचारी सोच रही होगी कि पता नहीं तेरे पापा ने क्या शर्त रखी होगी। आदित्य अब खुश था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। उसे अपने दोस्तों पर और अपनी दोस्ती पर मान है। वो वहाँ से निकलकर सीधा ऑफिस आ गया। उसने रीत को इंटरकॉम पर कॉल करके उसे अपने कमरे में बुलाया। रीत उसी वक्त आ गई और बोली, हाँ जी कहिए, क्या काम है? आदित्य ने उसे अपने पास खींचा और अपनी गोद में बिठा लिया। आदित्य बोला, रीत, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं यूं ही घबरा गया था, मुझे डर था कि कहीं दीपक ने अपने पापा की साइड ली तो मैं क्या करूँगा।
पर ऐसा नहीं हुआ और महेश ने सब सॉल्व कर दिया। अच्छा है, आपके दोस्त वाकई में बहुत अच्छे हैं, मैंने तो आजमाया हुआ है, मुझे तो पहले ही पता चल गया था। वरुण, महेश और दीपक जी सभी एक से बढ़कर एक हैं, रीत ने कहा। और मैं कैसा हूँ, कहकर आदित्य रीत को छेड़ने लगा। तुम्हें पता है रीत, इस एहसास से कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी मेरी जान निकल गई थी। तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, कहकर आदित्य ने कसकर उसे अपने सीने से चिपका लिया, जैसे वह उससे दूर ना हो जाए। आदित्य का इतना प्यार देखकर रीत भी इमोशनल हो गई। आज रीत के पापा की प्रॉपर्टी के केस की तारीख थी, वहाँ काफ़ी भीड़ थी। रीत की मम्मी और आंटी भी साथ आए थे। अब तक केस की कई तारीखें हो चुकी थी। केस उनके पापा की डेथ के बाद से चल रहा था। वो गुप्ता हर बार कुछ नया ले आता था। उसने रीत के वकील को भी खरीद लिया था, पर अब वकील वरुण था और उसकी आज पहली तारीख थी। सब अंदर आकर बैठ गए, जज भी आ गए थे। वरुण ने पिछले केस के पेपर्स दिखाकर गुप्ता पर इल्ज़ाम लगाया। जैसे इसने मर्डर करके उसे सुसाइड दिखाया था, उसी तरह इसने प्रॉपर्टी के नकली कागज़ बनाकर सब अपने नाम करा लिया। उसने घर का भी नकली ऑक्शन करवाया और रीत की फैमिली को बुद्धू बनाया। जज साहब, ये रहे असली और नकली कागज़। इसमें बैंक के लोग जिन्होंने ऑक्शन की वो भी जिम्मेदार है। गुप्ता बोला, माय लॉर्ड, ये पेपर्स जो इसने कोर्ट में पेश किए हैं वो नकली है। असली पेपर्स इनके पास हो ही नहीं सकते। क्यों, असली पेपर्स मेरे पास क्यों नहीं हो सकते? वरुण ने पूछा। बस कह दिया कि नहीं हो सकते। मैंने असली पेपर्स देखे हैं, वो ऐसे थे ही नहीं। गुप्ता ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए कहा। जज ने दोनों वकीलों द्वारा दिए गए पेपर्स चेक किए और एक्सपर्ट से चेक करवाए। 10 बजे से बहस चलती रही और शाम 4 बजे जज साहब बोले, देखिए, आज का ये केस जितना सिंपल था उसे उतना ही पेचीदा बना दिया गया। मिस्टर सिंह के वकील द्वारा दिए गए सबूतों से ये साबित होता है कि मिस्टर गुप्ता ने उनके साथ हर तरह का धोखा किया। पहले उनकी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करा ली, फिर उनको दिवालिया और बदचलन दिखा दिया। लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि मिस्टर गुप्ता के सारे पेपर्स नकली हैं। इसलिए अदालत गुप्ता बिल्डर्स कंपनी मिस्टर सिंह की फैमिली को देते हैं। वही उसकी असली हकदार है और वो घर जिसका धोखे से जाली ऑक्शन करा के मिस्टर गुप्ता ने अपने नाम किया था, वो भी मिस्टर सिंह की फैमिली को वापस दी जाए। अदालत गुप्ता को दोषी मानते हुए 10 साल की सज़ा देती है और साथ में इन्हें मिस्टर सिंह से धोखे के लिए 2 करोड़ भी वापस करने होंगे। आदित्य, वरुण, रीत, उसकी फैमिली सब खुश हो गए थे। अब उन्हें सब कुछ वापस मिल गया था। रीत माँ और आंटी के गले लग कर रोई। बाद में माँ ने जाकर वरुण और आदित्य को कहा, बेटा, आज तुम्हारी बदौलत हमें सब कुछ वापस मिल गया है। आप हमारे लिए नई सुबह लाए हो। रब आपको सदा खुश रखे, आपको कोई गम न हो। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम नहीं करते तो और कौन करता? आदित्य बोला। रीत आदित्य के साथ खड़ी थी। उसने आदित्य को थैंक्स कहा। आदित्य ने शरारती हंसी हंसते हुए धीरे से कहा, मुझे शब्दों वाला नहीं, एक्शन वाला थैंक्स चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। रीत ने उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा और बोली, कुछ तो शर्म करो बेशर्म। रीत को कुछ याद आया। उसने राहुल को फ़ोन किया। हेलो भैया, थैंक यू, आपकी हेल्प से हम ये भी केस जीत गए। आपने सच में हमें नया जीवन दान दिया है। मेरी किस्मत ने मुझ पर मेहरबान होकर मुझे 2 बंदों से मिलाकर बहुत मेहरबानी की। एक तो आदित्य और दूसरे आप दोनों ने मेरी ज़िंदगी को फिर से पहले सा बना दिया। भैया, अब आप कब आओगे? तुम सब कुछ सेट कर लो, हम आ जाएंगे। मैंने सिया को तुम्हारे बारे में बताया था, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। सच में तुम्हारी किस्मत ने तुम पर बस एक एहसान किया है कि उसने तुम्हें आदित्य से मिलवाया है। वही तुम्हारी सारी खुशियाँ लाया है। मुझे महेश ने बताया था, जो भी हमने तुम्हारे लिए किया, अगर वो है तो तुम्हें मिला है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी टीना की शादी आदित्य जैसे लड़के से हो, और देखो, रब ने मेरी सुन ली। मेरी बदकिस्मती ने मुझसे मेरी टीना को छीन लिया, पर मेरी किस्मत ने बदले में मुझे तुमसे मिला दिया। अब तुम लोग शादी की तारीख फिक्स करो, हम आ जाएंगे। याद रखना, तेरा कन्यादान मैं ही करूँगा, राहुल बोला। ज़रूर भैया जी। रीत ने फ़ोन रखकर और आदित्य की तरफ मुस्कुरा कर देखा। आदित्य वरुण को कुछ समझा रहा था, पर उसकी नज़रों ने रीत की स्माइल देख ली थी। फिर वो माँ और आंटी को ड्राइवर के साथ भेजकर रीत की तरफ आया। रीत के पास आकर वो धीरे से गुनगुनाने लगा, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा।
प्यार तो कब का हो गया जनाब, रीत ने भी धीरे से जवाब दिया। तभी वहाँ वरुण आया। रीत, ये कुछ पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। आदित्य ने रीत से कहा। रीत, अभी से आदत बना लो, कहीं भी साइन करने से पहले पेपर को चेक कर लिया करो। वरुण, ऐसे नहीं है, मैं सब पर शक कर सकती हूँ, पर इन पर शक करना आप पर शक करने के बराबर है। रीत ने वरुण से सारे पेपर्स लेकर साइन करते हुए कहा। वरुण, एक काम करना, तुम रीत की कंपनी के लीगल एडवाइज़र बन जाना। रीत, तुम शिखा को ले जा सकती हो, अपनी सेक्रेटरी बना लेना। शिखा? ये शिखा कौन है? कभी मिलाया नहीं मुझे। यार, अब तुम लोग तो सेट हो गए, इस कुंवारे दोस्त की भी फिक्र करो, वरुण बोला। यार, ये नहीं सुधरेगा, आदित्य रीत से बोला, और वो दोनों वरुण को बाय करके चले गए। 1 महीने बाद आज रीत उस कंपनी की चेयरमैन बन गई थी। उन्होंने अच्छी तरह छाट कर सारे बोर्ड के मेंबर भर्ती किए थे। गुप्ता के सारे सपोर्टर्स निकाल लिए गए थे। उसने अपने पापा के वफादार लोगों को ढूंढ कर दोबारा शामिल करवा लिया था। सारा काम आदित्य ने ही करवाया था। इसके अलावा वरुण को लीगल एडवाइज़र बना दिया था और शिखा को रीत की सेक्रेटरी। कामकाज ठीक चलने लगा था। उन्होंने कंपनी में ही पार्टी दी और दुनिया भर के बिजनेसमैन आए थे। असली रौनक तो राहुल के आने से हुई। राहुल के साथ सिया और विक्की भी था। रीत, आदित्य, वरुण और महेश सभी राहुल के पास आए। सारा हाल राहुल को देखने के लिए मुड़ गया। राहुल ने सबसे हाथ मिलाया और रीत को गले लगाकर बधाई दी। फिर इसने सबको सिया और विक्की से मिलवाया। सबने सिया को हेलो कहा और विक्की को खिलाने लगे। वरुण विक्की से बोला, चल आ बेटे, आज मेरे साथ ही, कोई नहीं, चल हम दोनों एक दूसरे को कंपनी देते हैं। विक्की बोला, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे बुआ के साथ रहना है, वो बुआ वाले अंकल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वरुण का मुंह देखने लायक था। सब हंसने लगे। दीपक रश्मि के साथ आई। उनके पीछे उनके पेरेंट्स भी आ गए। दीपक के पापा को देखकर एक बार तो माहौल अजीब सा हो गया। आदित्य, महेश और वरुण ने उनके पैर छुए। रश्मि महेश को पापा के पास ले जाने लगी। रश्मि अपने पापा से बोली, पापा, ये महेश है, आप इसे जानते ही हैं, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ओह, तो तुम इससे प्यार करती हो, लेकिन हम तुम्हारी शादी आदि से कराना चाहते हैं। तुम बचपन से आदि को प्यार करती हो, तो शादी भी उससे करो। पापा, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। रश्मि झट से महेश का हाथ छोड़कर पापा के पास चली गई। महेश बोला, रश्मि, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। यार, आइसक्रीम पिघलने और काफ़ी ठंडी होने में भी टाइम लगती है, पर तुम तो उनसे भी जल्दी पिघल गई। मेरा मतलब बदल गई। बेशर्म, बेहया, बेवफा और बदतमीज़ लड़की। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए वो गाना गाऊंगा। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। जा बेवफा, जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, कहकर महेश ने वरुण के कंधे पर सिर रख लिया। वरुण को बहुत दुख हुआ। उसे पता था कि महेश सच में रश्मि को बहुत प्यार करता है। उसने उसे गले से लगा लिया और उसे हौसला देने लगे। दीपक अपने पापा से डरता था, सो वो रश्मि से बोला, रश्मि, तुम तो कह रही थी कि तुम मेरा साथ दोगी, तो भैया मैं कौन सा आपके खिलाफ हूँ, आपके साथ ही तो हूँ। मैं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, बल्कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे। मुझसे शादी करने के लिए आप आदि को मना लो, आपकी शादी अंजू से हो जाएगी। बहुत हो गया दीपक, ये रीत के लिए खुशी का दिन है, मैं यहाँ ये सब नहीं चाहता। ये घर की बातें घर बैठकर करेंगे। आदित्य नहीं चाहता था कि रीत की खुशियाँ खराब हो। दीपक के पापा बोले, तुम्हें अब भी सिर्फ उस लड़की की पड़ी है, तो अब हमारा भी ऐलान सुन लो, दीपक और अंजू की शादी बिल्कुल कैंसिल। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा जिसका भाई ऐसा हो। उन्होंने आदित्य की तरफ उंगली करके कहा। आदित्य बोला, रश्मि, सब लोग देख रहे हैं, इन्हें ये साथ वाले कमरे में ले जाओ, वहाँ बैठकर बातें करो। आदित्य के कहने पर रश्मि अपने पेरेंट्स को साथ वाले रूम में ले गई। आदित्य ने अंजू दी से कहा, अंजू दी, आप रीत को लेकर पार्टी में लोगों को अटेंड करो, इसकी वहाँ ज़रूरत है। मैं इन्हें देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अंजू बोली, आदि, तू ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, अगर ज़्यादा ही शर्तों पर उतरते हैं तो झुकना मत। मुझे ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं, क्योंकि जो रिश्ता शर्तों पर हो वो कभी कामयाब नहीं होता, फिर वो चाहे प्यार का हो, दोस्ती का हो या शादी का हो। रीत बोली, आदित्य, तुम मेरे लिए दीदी जी की खुशियाँ मत गंवाना, मुझे जितना मिला है मैं उसमें खुश हूँ। मैं इनके दिल तोड़कर अपना घर नहीं बसा सकती। उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करो। अंजू दी, आप मेरे दोस्तों को भूल गए क्या? हम जब तक साथ हैं कोई किसी की खुशी छीन नहीं सकता।
जब वो कमरे में आया तो वरुण बोल रहा था, अंकल जी आप ये सब कैसे कह सकते हैं, ये लोग बालिग हैं, जिससे चाहे शादी कर सकते हैं, आप इस तरह इन पर दबाव नहीं डाल सकते, ये गैर कानूनी है। तुम सब क्या सोचते हो कि इकट्ठे होकर हमें दबा लोगे? जब एक बार इन्होंने कह दिया कि दीपक की शादी अंजू से नहीं होगी तो बस नहीं होगी, अब कोई बात नहीं होगी, दीपक की माँ बोली। शादी आपकी नहीं मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। देखिए मम्मी पापा, मैंने बचपन से हमेशा वो किया जो आपने कहा। मैं वरुण की तरह वकील बनना चाहता था, आपने कहा कि डॉक्टर बनो, मैं बन गया। मैं किसी गांव में अपना हॉस्पिटल खोलना चाहता था, आपने कहा कि आपके हॉस्पिटल में काम करूं तो मैंने वो भी कर लिया। आज आपको रश्मि की खुशी दिख रही है, मेरी नहीं। आप रश्मि के लिए रश्मि जैसी रीत का दिल तोड़ रहे हो, और ये रश्मि जो पहले आदि के पीछे पड़ी, फिर इसने महेश को अपने पीछे लगाया, और अब आपके कहने पर फिर से आदि के पीछे पड़ गई और आप इसका साथ दे रहे हो। मैं भी अंजू को बचपन से प्यार करता हूँ, मेरे प्यार की आपको कोई फिक्र ही नहीं है। अगर मैं जिद्दी नहीं हूँ तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे भी नहीं? मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ, मेरी शादी सिर्फ अंजू से होगी और हमें कोई नहीं रोक सकता। दीपक जो हमेशा चुप रहता था अचानक बोल पड़ा, तू होता कौन है फैसला करने वाला? तुझे हमारा कहना मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, फिर तू करके दिखाना अपने सपने पूरे। देखूंगा अंजू कितने दिन तेरा साथ देती है। आप इस बात की चिंता न करो, जब तक मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। दीपक ने जाकर आदित्य, महेश और वरुण का हाथ पकड़कर कहा, ये निकम्मे दोस्त जिनका अपने खाने पीने का ठिकाना नहीं है, वो तेरी क्या हेल्प करेंगे? ये आदित्य अपने बाप का बिजनेस संभालता है, ये महेश पापा का रेस्टोरेंट संभालता है, इसी तरह वरुण भी अपने पापा की कमाई से वकील बना है। कोई भी नहीं है जो अपने दम पर कुछ कर सके। तुम्हें क्या खिलाएंगे? पापा अब बहुत हो गया, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया। मैंने मेरे बारे में जो बोलना है बोल लो, पर मेरे दोस्तों के बारे में मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। ये मेरी बॉटम लाइन है, इसे क्रॉस मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, चले जाइए यहाँ से। रश्मि इन्हें ले जा, बहुत हो गया अब बस। दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। तीनों दोस्तों ने उसे गले लगा लिया और हौसला देकर चुप कराया। आदित्य बोला, ना दीपक, पापा के आगे ऐसा नहीं बोलते। तभी अचानक उसके पापा खड़े हुए और आंखों के आंसू पोंछते हुए उनके पास आए और उन चारों को ऊपर से हक कर लिया। रश्मि भी आकर उन सबसे लिपट गई। सब एकदम से पीछे मुड़े। उन्होंने दीपक को गले लगाया, फिर महेश का हाथ पकड़कर बोले, महेश तुम जीत गए। तुमने कहा था कि दीपक सब बर्दाश्त कर लेगा पर अपने दोस्तों के बारे में नहीं सुनेगा। दीपक, हम चाहते थे तुम भी और लड़कों की तरह अपने हक के लिए लड़ो, इसलिए हमने ये नाटक महेश के साथ मिलकर किया। महेश, सब कुछ ठीक था पर एक्टिंग बड़ी घटिया करते हो तुम। वो क्या था, बेशर्म बेवफा, हा हा हा, और जी ले अपनी ज़िंदगी वाला डायलॉग मेरा था, वो भी तू बोल गया। और सबसे ऊपर वो गाना, खुश रहे तू सदा। तुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। महेश, रश्मि, नाटक सब महेश और रश्मि के पीछे भाग लिए। वो दोनों भागते हुए बाहर निकल गए। आदित्य बोला, अंकल इसका मतलब आपको अंजू और दीपक की शादी से कोई ऐतराज नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। वो तो हमें ये था कि दीपक हमें खुद बताता। महेश और रश्मि को भी यही था कि दीपक ने उन्हें भी नहीं बताया। वो तो वरुण ने महेश को बता दिया, वरना हमें पता ही नहीं चलता। अगर दीपक बता देता तो ये नाटक कभी न करते। उन्होंने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। दीपक ने उनके चरण छुए और माफ़ी मांगी। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। फिर सब एक साथ बाहर आ गए। रीत और अंजू को भी सारी बात बता दी। सब खुश थे, पार्टी खूब अच्छे से चल रही थी। सब जानते थे कि राहुल और सिया बहुत अच्छा गाते हैं, सो सब उन्हें गाने के लिए कहने लगे। रीत के कहने पर वो मान गए, पर उसने कहा, ओके हम गाना गाएंगे, पर आदित्य और रीत को उस गाने पर डांस करना होगा। सारा हाल सीटियों और तालियों से गूंज उठा। राहुल और सिया ने गाना शुरू किया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। आदित्य और रीत के साथ साथ राहुल और सिया, महेश और रश्मि, दीपक और अंजू भी इस गाने पर डांस करने लगे। वरुण विक्की को पकड़कर डांस करना चाहता था पर वो नहीं आया। तब उसके पास शिखा आई और बोली, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? नाच गाने के बाद दीपक के पापा ने माइक पकड़कर अनाउंस किया, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर दीपक का पिता आज यहाँ अनाउंस करता हूँ कि मैं अपने बेटे दीपक की शादी आदित्य बिंद्रा की बहन अंजू बिंद्रा से तय करता हूँ और आदित्य की शादी अपनी बेटी
दीपक ने आकर माइक पकड़ लिया। उसे लगा पापा ने ज़्यादा पी ली है, सो कहीं और फिर हंगामा ना हो। पर उसके पापा ने उससे माइक छीन लिया और उसे धकेल कर बोले, और आदित्य की शादी अपनी बेटी रीत से करता हूँ। सब लोग तालियां बजाने लगे। दीपक जो सर पकड़ के खड़ा था, जब उसने सुना तो वो भी खुश हो गया और ताली बजाने लगा। रीत ने अपनी माँ और आंटी को राहुल, सिया और विक्की से मिलवाया। सब मिलकर बहुत खुश हुए। राहुल उनकी शादी में आने का वादा करके वापस चला गया। आदित्य ने देखा कि वरुण और शिखा एक साइड में बैठे अपने ही में लगे पड़े हैं। उसने वरुण को आवाज़ दी। वरुण ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, आदि, ये मेरी गर्लफ्रेंड शिखा है, आप तो जानते ही होंगे। वरुण भी नशे में था। आदित्य ने महेश से कहा, यार इसे लेकर जा, पता है कि चढ़ जाएगी तो पीता ही क्यों है। सब चले गए, बस रीत और आदित्य वहाँ बैठे थे। रीत ने पूछा, अगर दीपक के पापा सच में अड़ जाते तो क्या आप रश्मि से शादी कर लेते? कभी नहीं, मैं तुमसे ही शादी करता, फिर दीपक को भगा कर अंजू से शादी करा देते। तुझे हम चारों के बारे में पता नहीं है अभी। फिर कुछ रुक कर बोला, तुम भूल जाना कि तुम मुझसे बच जाओगी। यहाँ आओ, अब टाइम मिला है। इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊँ। कहकर उसने रीत को गले लगा लिया। उसने सोचा, आज न तो रीत के पास कोई बहाना है और न ही कोई आने वाला है कि तभी शिखा आई। मैडम, वो बोर्ड के मेंबर बाहर वेट कर रहे हैं। वो उन्हें देखकर वहीं रुक गई। रीत जल्दी से आदित्य से दूर खड़ी हो गई। दोनों ने बाहर आकर मेंबर्स से मिले। वो स्पेशली रीत को बधाई देने आए थे। मिस्टर चोपड़ा बोले, रीत बेटी, हमें पूरी उम्मीद है कि अब सब ठीक होगा। तुमने राहुल जैसे बिजनेसमैन को यहाँ बुलाया। अब हर छोटी बड़ी कंपनी हमारे साथ काम करना चाहती है। हमें फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा उनकी कंपनी के CEO थे। रीत ने आदित्य की सलाह से उन्हें CEO बनाया था, और क्योंकि वो उसके पापा के वफादार थे, अब आदित्य दोनों कंपनियों पर नज़र रखता था। सब ठीक हो गया था। रीत दोबारा अपने पहले वाले घर में आ गई। अब आदित्य और रीत की मुलाकातें भी कम हो गई थी। आदित्य ने फ़ोन किया, हेलो, क्या हाल है यार? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अगले महीने शादी कर रहा हूँ, तैयार रहना। ये क्या बात हुई भला? रीत ने कहा, मैं माँ और दादी के साथ तुम्हारे घर आया हुआ हूँ। मैंने माँ से कह दिया है कि अब मैं रीत से और दूर नहीं रह सकता। सो उन लोगों ने तय किया है कि अगले महीने हमारी शादी होगी। अगले महीने? रीत ने हैरानी से पूछा, उससे पहले करनी है क्या? क्यों, अब नहीं रहा जाता मेरे बिना? आदित्य ने उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि इतनी जल्दी? रीत बोली। अगले महीने उनकी शादी थी। आदित्य की बारात बड़ी धूमधाम से आई। बारात में दीपक, महेश और वरुण सबसे आगे नाच रहे थे। सभी खुशियां मना रहे थे। दीपक और वरुण के पापा नोटों के बंडल उड़ा रहे थे। सब मौज मस्ती कर रहे थे। राहुल दूल्हे का स्वागत करने के लिए सबसे आगे था। उसने बड़ी इज्जत से आदित्य को घोड़ी से उतारा। राहुल ने ही उसका कन्यादान भी किया। रीत की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। रीत भी रो रही थी, फिर भी वो माँ को चुप कराने लगी। रीत की हर ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसकी किस्मत ने उसे किस किस तरह के दिन दिखाए। जब से किस्मत ने आदित्य से मिलाया तो सब कुछ सुधरता चला गया। आज फिर उसकी किस्मत ने उसे आदित्य की वाइफ बना दिया। उसने अब अपने आगे की ज़िंदगी अपनी किस्मत पर ही छोड़ दी थी। जो हो सो हो। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।